जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और जबरदस्त होंगे। अच्छा, इसको देख करके आपको कुछ फील हो रहा होगा है कि पता नहीं एक उदास सा चेहरा आंसू लटकाता हुआ है ना। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा फोकस करो। यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि तारे की मृत्यु, भैया किसी की मृत्यु हो रही है और हमें हंसी आए, ऐसा हो सकता है क्या? इतने कठोर दिल नहीं है हमारो, हम कतई पिघल के मर जाएंगे हैं? छोड़ो, देखो यार, उसकी एक्चुअल में ना मृत्यु होती नहीं है, रूप परिवर्तित होता है और कुछ नहीं होता, है ना? जैसे कि हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि आत्मा हमेशा अमर रहती है, वो सिर्फ अपना रूप परिवर्तित करती है, आकार मतलब कह सकते हैं शरीर बदलती है, वैसा ही है। चलो आगे समझते हैं। हमारी जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें डिस्कस करा था कि तारे का जन्म कैसे होता है, और वहां पे मैंने लास्ट में ये बोल कर के मैं गया था कि तारे की मृत्यु कैसे होती है डिपेंड करता है तारे के द्रव्यमान पर, उसका मास कैसा है। सूर्य के कंपैरिजन में, सन की कंपैरिजन में उसका द्रव्यमान कैसा है। देखो समझो, थोड़ा सा हो लूं मैं तरोताजा सा, है ना, ताकि मलुक सा लगूं और तारे की मृत्यु के बारे में बता सकूं। देखो, होता एक्चुअल में ऐसा है कि पहली कंडीशन में वो लेकर के चलता हूं कि जिसमें जिसमें सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो, यानी कि सन के बराबर हो स्टार का मास। तारे का द्रव्यमान जब सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है तब क्या होता है, समझो। देखो कि जो तारा होता है उसकी जो आउटर सेल होती है, जब द्रव्यमान बराबर होता है तो जो उसकी बाहर वाली जो शेल होती है ना, वो धीरे धीरे फैलती जाती है, बाहर की तरफ फैलती जाती है, और बाहर की तरफ फैलते 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 वो ऑटोमेटिकली विलुप्त हो जाती है। विलुप्त होने का मतलब है कि वो कहाँ चली जाती है, वो पूरे ब्रह्मांड में गैस और धूल के रूप में फैल जाती है। ठीक। अब बचा उसके अंदर का क्रोड कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहें तो कोर कहते हैं, यानी कि तारे का अंदर वाला हिस्सा। वो जो बचता है वो क्या होता है कि उसके अंदर और ज्यादा ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से वो सिकुड़ता रहता, सघन होता जाता है। अब जब सघन होता है तो जो उसके अंदर हीलियम होती है, मैंने बताया ना कि जब मरने के बिल्कुल नजदीक होता है तो सारी हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो जाती है। अब वही हीलियम दोबारा से संलयित होकर के, यानी कि फ्यूजन होकर के, उसका फ्यूजन होकर के, फ्यूज्ड होकर के वो एनर्जी देने स्टार्ट करता है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देता है फिर, यानी कि अपने अंदर का तापमान बहुत बढ़ा देता है वो। और इतना ज्यादा बढ़ा देता है, अपने अंदर का तापमान इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि वो एकदम बिल्कुल व्हाइट करके हो जाता है, और वो ग्रेविटेशन की वजह से बहुत छोटा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उस तारे को कहा जाता है, देखो, टेम्परेचर की वजह से वो व्हाइट दिखना स्टार्ट होता है तो उसको कहा जाता है व्हाइट ड्वार्फ। क्यों कहा गया? तो ड्वार्फ का मतलब होता है बौना। अभी मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूं, श्वेत बौना तारा, स्टार। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि भाई जब उसकी जो हीलियम है सारी की सारी फ्यूज होकर के एनर्जी दे देती है, और एनर्जी का मतलब है कि वो टेम्परेचर में तब्दील हो जाता है, तो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से वो व्हाइट हो जाता है, सफेद हो जाता है। दूसरा, ग्रेविटेशन की वजह से वो सिकुड़ता हुआ जाता है, तो इसके मतलब है कि वो छोटा होता जा रहा है, और छोटा होता जाने का मतलब कि वो बौना हो जाता है बिल्कुल, है ना। इसको श्वेत वामन तारा भी कहते हैं। वामन का मतलब होता है हाइट में छोटा, है ना, नाटा कहते हैं जिसको, बौना कहते हैं, वो वाला स्टार। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो थोड़ी बहुत हीलियम बची रह जाती है जब तक वो व्हाइट रहेगा, लेकिन जैसे सारी हीलियम खत्म, यानी कि एनर्जी देनी खत्म, जब एनर्जी देनी खत्म तो टेम्परेचर भी खत्म, तो ऐसी कंडीशन में वो व्हाइट से क्या बन जाता है, तो व्हाइट से वो फिर बन जाता है ब्लैक। यानी कि अब उसका नाम क्या हो जाएगा, जब सारी हीलियम खत्म हो जाएगी तो उसको नाम हो जाता है ब्लैक ड्वार्फ स्टार, यानी कि उसको कहा जाता है श्याम वामन, या फिर आप वामन की जगह पे बौना कह सकते हैं, है ना, बौना तारा। ठीक है। ऐसी कंडीशन में ये बन जाता है वो। ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और यहां आकर के जब एनर्जी सारी खत्म तो ब्लैक बन गया, ब्लैक बन करके वो पूरा ब्रह्मांड भी काला होता है, वो खुद भी काला हो गया, तो वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है। वो दिखाई
नहीं देता है और लगभग पूरे ब्रह्मांड के अंदर 90% तारे इसी तरीके से मरते हैं। बिल्कुल, अपने आप को बिल्कुल काला कर देते हैं और हाइली पैक होते हैं, बिल्कुल हाइली पैक्ड। एकदम बहुत छोटे पॉइंट में आकर के सिमट जाते हैं और खत्म, टाटा बाय-बाय हो जाती है। कब होती है ये कंडीशन? जब वो सन के बराबर होता है उसका द्रव्यमान, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब आगे समझ लो कि अगर सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा का द्रव्यमान हो किसी तारे का, तब वो कैसे मरेगा? उसका समझ लो कि जब सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा द्रव्यमान होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो तारे की जो आउटर सेल होती है ना, आउटर सेल, वो ग्रेविटेशन की वजह से बाहर की तरफ नहीं, वो अंदर की तरफ सिकुड़ने लगती है, अंदर की तरफ आती है। यानी कि जो ऐसे थी ना लाल दानव की, पिछले से पिछली वीडियो में नहीं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ना ये मरने से पहले वो लाल दानव बनता है, रेड जाइंट बनता है, तो उस टाइम पे वो फूलने लगता है। जो फूलता है ना आउटर सेल, वो अंदर की तरफ पैक होनी स्टार्ट होती है, सिकुड़नी स्टार्ट होती है। जब अंदर की तरफ सिकुड़ रही होती है ना, तो सिकुड़ते सिकुड़ते वो क्या करता है कि एकदम ब्लास्ट होता है, एकदम ब्लास्ट, ध्वंस हो जाता, सब कुछ खत्म, विनाश। और जब विनाश होता है, तो विनाश होते टाइम एनर्जी प्लस गैस प्लस डस्ट पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अंतरिक्ष में फैल जाती है। और ये जो गैस धूल जो फैली है, ये दूसरे तारे बनाने के लिए कच्चा पदार्थ बनने में सहायता करते हैं। यानी कि ये जो चीज है ना, आप ऐसे समझो कि जैसे हमने कोई घर तोड़ा और घर तोड़ करके ईंट निकाल ली, तो वो ईंट क्या है कि किसी दूसरे मकान बनाने में काम आएगी। वही काम होता है यहाँ भी कि जो आउटर सेल अंदर अंदर सिकुड़ते सिकुड़ते एकदम ऑटोमेटिक विस्फोट होता है ना, तो ये विस्फोट दूसरे तारे बनाने के लिए कच्चा पदार्थ के रूप में काम आता है। अब समझो कि जब विस्फोट होता है, तो वो पूरे अंतरिक्ष में कई दिनों तक जगमगाए रखता है, बिल्कुल एकदम वो कतई चकाचौंध रहती है। और इसी चकाचौंध की वजह से, है ना, मतलब बहुत अच्छा माहौल बना हुआ होता है। और उसके बाद वो जो अंदर का सिस्टम होता है ना, क्रोड कहते हैं जिसको, वो रह जाता है बचा हुआ बिल्कुल व्हाइट कलर में एकदम। अब ऐसी कंडीशन में जो पूरा का पूरा वो व्हाइट कलर का आपको दिखा ना, उसको कहा जाता है न्यूट्रॉन स्टार। क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन स्टार, यानी कि उसको कहा जाता है न्यूट्रॉन तारा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो पूरा का पूरा न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है। अब आगे समझ लो कि भैया देखो, इतना था, इतना हो गया, ब्लास्ट हो गया, अंदर का बच्चा छोटा सा। अभी जो अंदर का छोटा सा बच्चा है ना, ये ग्रेविटेशन की वजह से और ज्यादा सिकुड़ता हुआ चलता, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। जब जितना ज्यादा सिकुड़ता चलता है वो न्यूट्रॉन स्टार, उस पे दबाव पड़ता है, जोर पड़ता है कि भैया काहे मुझे इतना सिकोड़ रहे हो। लेकिन क्या करें, न्यूटन चाचा ने कही ही कि ग्रेविटेशन लगेगा, तो ग्रेविटेशन लगेगा भैया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मरो जियो, उससे कोई फर्क नहीं, पर न्यूटन चाचा ने कही है ग्रेविटेशन लगेगा तो लगेगा, बस। वही काम होता है उसके साथ भी। उसमें न्यूट्रॉन स्टार में कोई एनर्जी नहीं बची रहती फिर, जो वो ग्लो करना स्टार्ट करे, तो वो क्या करेगा फिर? तो ऐसी कंडीशन में, अब एक बात बताओ, देखो सुनो, बहुत इतनी सारी चीज आप इतनी छोटी सी जगह में घुसाने की कोशिश करेंगे, मतलब समेटने की कोशिश करेंगे भाई। जैसे ये रूम में अगर 100 लोग आ रहे हैं, है ना, अब मैं इन्हीं 100 लोगों को इस मार्कर के अंदर फिट करना चाहूं, तो समझ सकते हो ना कि कितना दबाव पड़ने वाला है। और इसका मास इतना ज्यादा हो जाएगा ना कि बहुत ज्यादा। तो उसी वजह से जो स्टार इतना बड़ा था, उसको इतने से पॉइंट में ला करके सिमटा देना, तो वो हो जाएगा। इस ऐसी कंडीशन में इसको फिर कहा जाता है ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल क्यों कहा जाता है, अभी मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। देखो, ब्लैक कलर इसका होता है क्योंकि इसके पास कोई एनर्जी शेष नहीं रहती है। दूसरा, ये जो चीज है ना, बहुत छोटे पॉइंट में आकर के सिमट जाता है पूरा का पूरा स्टार। तो ऐसी कंडीशन में इसकी ग्रेविटेशन, इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि अपने आसपास के प्रकाश को, अपने आसपास की लाइट को भी अपने अंदर समा लेता है, खींच लेता है, उस पर भी गुरुत्वाकर्षण लगा देता है ये। जिसका द्रव्यमान तक नहीं होता ना ज्यादा, उसको भी अपने अंदर समा लेता है ये ब्लैक कलर का जो स्टार बना था, जो सिमट करके रह गया था। अब इसी को कहा जाता है फिर ब्लैक होल। क्यों? क्योंकि दिखाई तो ये देता नहीं है ना।
दिखाई तो ये देता नहीं है, क्योंकि इस पर पड़ने वाले सभी प्रकाश को ये अवशोषित कर लेता है, परावर्तित कुछ नहीं करता, अवशोषित कर लेता है। ठीक है? उसको वापस नहीं आने देता, तो हमको दिखाई नहीं देता। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये कोई ब्लैक होल ये है, तो हमें इसके आस-पास के इतने इलाके में काला-काला ही दिखाई देगा, क्योंकि इसने यहाँ तक के प्रकाश को अपने अंदर खींच लिया। तो हम क्या बाहर-बाहर का जो प्रकाश होता है ना, उसको ही देख पाते हैं, अंदर कुछ नहीं दिखाई देता हमको। इसीलिए हम कहते हैं कि भैया ये जो है ना पूरा का पूरा ब्लैक होल है, पूरा का पूरा ब्लैक होल है, ऐसा होता है। ठीक, इसके बारे में मैं कहो तो एक स्पेशल वीडियो बना दूँगा जिसमें मैं पूरा डिटेल में और ज़्यादा समझाऊँगा आपको कि ब्लैक होल वास्तव में क्या होता है, क्या रहस्य होता है। ठीक है ना? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी कि तारे की मृत्यु कैसे होती है। एक तारे की मृत्यु जो कि ब्लैक ड्वार्फ स्टार बनकर के पूरे अंतरिक्ष में भटक जाता है और ऐसे 90% तारों की मौत ऐसे ही होती है। एक होता है कि ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल कब बनता है? जब उसके तारे का द्रव्यमान किससे अधिक होता है? सूर्य से अधिक होता है। तो कितना अधिक होता है इसकी लिमिट भी होती है जिसको हम कहते हैं चंद्रशेखर चंद्रशेखर लिमिट, यानी कि 1.4 इंटू मास ऑफ द सन, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान का अगर किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना है, तो वो उस कंडीशन में आता है कि जिसमें कि उसका चांसेस होता है कि वो ब्लैक होल बनेगा। ठीक है ना? इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिर किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे ही चैनल पे, निर्वाण गुरुकुल पे, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत। और थोड़ा सा सब्सक्राइबर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा है कि यार मतलब जो मैं कॉन्सेप्ट माइंड में लेकर के चल रहा हूँ कि भाई मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं उस पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ यार, मुझे एनर्जी नहीं मिल पा रही है। तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।